हजारों साल पहले कुछ लोग पृथ्वी छोड़कर फ्री वर्ल्ड्स लीग का गठन किया। जिन ग्रहों पर इंसानों ने नियंत्रण किया उनमें से एक XT-59 था, जो अपारगम्य दलदलों से ढका हुआ था। इससे मनुष्यों को शहर बनाने से नहीं रोका जा सकता था। जहां एक नियंत्रण प्रणाली उनकी जनसंख्या को दुनिया से अलग करती है, संपर्क निगरानी लागू करती है और सख्त नियम है। यह प्रणाली व्यक्ति के पति या पत्नी और नौकरी का भी चुनाव करती है। क्रिस्टी को दी गई नौकरी और पति दोनों पसंद नहीं थे, इसलिए उसने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन तुरंत गिरफ्तार कर ली गई। क्रिस्टी और 8 और कैदियों को जेल में ले जाया गया, जहां दीवार के साथ खड़ा कर स्कैन किया जाता है। सभी व्यक्तिगत डेटा प्रणाली द्वारा संग्रहित होता है और राष्ट्रपति तक पहुंचता है। फिर वह सलाहकारों को बताते हैं कि किसे क्यों गिरफ्तार करना है। कैदियों की स्कैनिंग के बाद 10वें कैदी को बैग के साथ लाया गया। कप्तान कहते हैं कि वह उन्हें मारना चाहेंगे, परंतु कानून इसकी अनुमति नहीं देता, इसलिए उन्हें दलदली भूमि में छोड़ दिया जाएगा। यदि वे 300 किमी पूर्व की ओर यात्रा कर सके तो शायद खुशी के द्वीप प्राप्त कर सकते हैं। क्रिस्टी ने कभी नहीं सुना वह द्वीप किसी ने हासिल किया हो, क्योंकि दलदली भूमि खतरनाक है। कैदियों को बाहर ले जाया गया और बैग वाले व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए कहा गया। शक के चलते वह एक पत्थर मारता है, जिससे झांत होता है कि बाढ़ अभी भी सक्रिय है। व्यक्ति सोचता है कि उन्हें मारने की कोशिश की गई। फिर कप्तान ने निर्वासन की सजा का ऐलान किया और आखिरकार बैग हटा दिया ताकि इरविन फिर से देख सके। जाने से पहले गार्ड्स ने एक बॉक्स जिसमें सामान भरा हुआ था छोड़ दिया और कप्तान ने उन्हें 1 घंटे में चले जाने के लिए कहा। अगर कोई सुविधा के पास ठहरता है तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। कप्तान ने गार्ड्स के साथ जाने से पहले बाढ़ को फिर से चालू कर दिया। मारिया तुरंत घबराई और बाढ़ में दौड़ने की कोशिश की, लेकिन क्रिस्टी ने उसे रोक दिया। इरविन ने कहा कि उन्हें अपना परिचय देना चाहिए और उन्होंने जान लिया कि युस्त पहले ही सजा काट चुका है और दलदल को बहुत अच्छी तरह से जानता है। बातचीत बाधित हो गई जब एक डरावना जीव जमीन से फूट पड़ा, अपने शाखाओं जैसी शरीर को 1 सेकंड के लिए हिलाकर फिर से छुप गया। इरविन बताते हैं कि इसे सॉवॉर्ट कहा जाता है, जो कंपन को महसूस कर हमला करता है। इरविन बॉक्स खोलता है तो कैदी पहले सामान पाने को धक्का मुक्की करने लगते हैं। इरविन सिर्फ चाकू उठाता है और क्रिस्टी को लेने से मना करता है क्योंकि वह आवश्यकता नहीं होगी। अचानक जेस्ट बॉक्स बंद करता है और कहता है कि दलदल में कोई जीवित नहीं रह सकता, इसलिए उसे अनुसरण करें। फिर भी इरविन और क्रिस्टी समूह के साथ जाने से इनकार करते हैं। वे द्वीप ढूंढना चाहते हैं, जो जेस्ट नहीं मानता। एरविन अपनी हिस्सेदारी के सामान की मांग करता है, जेस्ट मना करता है। एरविन कैम को पकड़ लेता है और धमकी देता है कि हमला नियमों के खिलाफ है। जेस्ट के पास कोई विकल्प नहीं था, उसने उन्हें सारा खाना और औजार दिए, लेकिन यस्ट उसे जानकार चौंका देता है और सारा खाना देने का प्रस्ताव करता है। यस्ट मान जाता है और उसका ग्रुप अपने सामान को बैग्स में डालकर जाने की तैयारी करने लगता है। क्रिस्टी मारिया को साथ लाना चाहती है, लेकिन इरविन उसे अस्थिर कहकर इनकार कर देता है। उसे संदेह है कि मारिया जीवित नहीं रहेगी और इसे यस्ट की समस्या मानता है। इरविन बताता है कि 2 व्यक्ति होना सर्वाइवल के लिए बेहतर है और क्रिस्टी उसे कैलकुलेटर कहती है। इरविन क्रिस्टी को आगे चलने के लिए कहता है ताकि वह गहरे दलदल का पता लगा सके। वह अपनी शरीर से बंधी रस्सी के साथ बॉक्स को खींच रहा होगा। कुछ घंटों की चलने के बाद उनके पास लैला आती है, जो उनके साथ चलना चाहती है और यहाँ तक कि अपने सामान को साझा करने का वादा भी करती है। इरविन अपने विकल्पों पर विचार कर रहा होता है जब अचानक कोई उन पर फायरिंग कर देता है। इरविन और क्रिस्टी दौड़कर कुछ चट्टानों के पीछे छिप जाते हैं और जल्द ही फायरिंग बंद हो जाती है। लैला को गोली नहीं लगी, जिसका मतलब है कि शूटर इरविन को ही निशाना बना रहा था। वह लैला से कहता है कि वह चली जाए क्योंकि यह स्पष्ट है कि वही हमले का कारण है, और गुस्से में लैला अपने समूह की ओर भाग जाती है। इसके बाद क्रिस्टी और इरविन जमीन पर रेंगते हुए अपनी यात्रा जारी रखते हैं, उनके पीछे बॉक्स को ढाल की तरह रखते हुए। क्रिस्टी बॉक्स के ऊपर अजीब छोटे जीव देखती है। एरविन उन्हें शांतिपूर्ण होने का विश्वास दिलाता है। चुंबकीय रिज पार करने के बाद एरविन खड़ा हो जाता है क्योंकि वहां बंदूकें काम नहीं करती। वह दूसरी टीम पर नजर रखने के लिए चट्टानों के पीछे छिप जाता है और पुष्टि करता है कि वे उसका पीछा कर रहे हैं। एरविन देखता है कि एक कैदी गायब है और रोशनी से पता चलता है कि एक आदमी पीछे रह गया और मारा गया। क्रिस्टी सवाल करती है कि क्या द्वीप वास्तविक है, और एरविन कहता है कि कप्तान का उसे मारने का प्रयास इसका सबूत है। अगर कैदियों के बचने की संभावना नहीं होती तो वे उसे मारने में समय नहीं लगाते। एरविन दलदल को जानने का दावा करता है, लेकिन कभी नहीं गया, जिसे क्रिस्टी विरोधाभासी पाती है। इसी दौरान परिसर में कप्तान राष्ट्रपति से मिलता है, जो नाराज हैं क्योंकि वे इरविन को खत्म करने में असफल रहे। बाद में खुलासा होता है कि शूटर मटियास था, जो कैदी के रूप में छुपा हुआ एक गार्ड था, इसलिए वह तोप के हमले से बच गया। ये सब एक नाटक था। कुछ देर बाद क्रिस्टी और इरविन आराम करते हैं और पानी लेते हैं। तभी एक विद्युत टेंटकल जमीन से निकलकर क्रिस्टी पर हमला करता है, लेकिन इरविन अपनी चादर से उसे रोकता है। टेंटकल इरविन के शरीर को जकड़कर उसका सीना काट देता है। इरविन के निर्देश पर क्रिस्टी चाकू से इसे नीचे से काटती है। इरविन ने पाया कि जीव पीछे हट रहा है और उसने कटी हुई टेंटिकल को हथियार के रूप में रखने का निर्णय लिया। बाद में क्रिस्टी उसके घाव को साफ करती है और उसने हत्या का कबूलनामा किया, यह बताते हुए कि तलाक का परमिट पाने के प्रयास में उसे सरकारी कर्मचारी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की और उसने आत्मरक्षा में हत्या की। वे बातचीत में होते हैं जब दूसरा समूह आता है। जब युस्त बॉक्स चुराने की कोशिश करता है, इरविन टेंटिकल को कोड़े की तरह उपयोग करता है। युस्त का दल पीछे हटता है और वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। कुछ घंटों बाद इरविन को एहसास होता है कि युस्त और उनके लोग अब भी उनका पीछा कर रहे हैं। क्रिस्टी सोचती है कि अगर युस्त द्वीपों पर विश्वास नहीं करता तो वे कहां जा रहे हैं, और इरविन का मानना है कि वो रोटन शोल की ओर बढ़ रहे हैं। समाज के बहिष्कृत लोग एक पूर्व जेल में रहते हैं। अचानक इरविन देखता है कि जमीन से एक सॉवॉर्ट उभर रहा है और क्रिस्टी को लेटने के लिए कहता है। दूसरा समूह हिलता रहता है, जिससे सॉवॉर्ट उनकी कंपन महसूस कर शाखाएं भेजने लगता है। यस्ट अंत में सभी को रुकने के लिए कहता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। विशाल सॉवॉर्ट फट जाता है और हमला करता है। अधिकतर कैदी इससे बच जाते हैं, लेकिन मारिया और चोप फंस जाते हैं। चोप के पास चाकू होता है, वह शाखा काटकर खुद को मुक्त कर लेते हैं,
लेकिन जीव फिर से उनकी तरफ संरचना बना देता है। यस्ट स्थिर रहने की याद दिलाता है। हालांकि चाइम डर के मारे भाग जाता है। एक शाखा उसे टखने से पकड़ लेती है और उसे वहीं रोक कर रखती है ताकि मुख्य शरीर उस पर हमला कर सके, चाइम को पकड़ ले और उसे अपने भूमिगत बचाव में ले जाए। जब अन्य शाखाएं भी गायब हो जाती हैं, क्रिस्टी इरविन को दोष देती है कि उसने प्राणी के बारे में दूसरों को चेतावनी नहीं दी। इरविन उसे याद दिलाता है कि उन्हें जीवित रहना है और उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। सुविधा पर राष्ट्रपति अधिकारियों से कहते हैं कि वे इरविन को पकड़कर लाएं और उसे सलाहकार के रूप में उसके पास लाएं। यदि वे असफल होते हैं तो राष्ट्रपति अधिकारियों को भी कैदी बना देंगे। कुछ समय बाद जब ड्रू आराम कर रहा होता है, क्रिस्टी एक अजीब आवाज सुनती है और जब मुड़ती है तो एक डरावना दृश्य देखती है। छोटे जीवों का एक बहुत बड़ा झुंड तेजी से उनकी ओर आ रहा है। वह तुरंत भागने की कोशिश करती है, लेकिन इरविन उसे रोककर वापस खींच लेता है। जब एक जीव उनसे टकराने ही वाला होता है, इरविन उसे कोड़े से मार गिराता है और फिर क्रिस्टी को अपने साथ डिब्बे में ले जाता है। जीवों का झुंड जल्द ही वहां पहुंच जाता है और डिब्बे को जोर से हिलाते हैं, लेकिन डिब्बा इतना मजबूत होता है कि वे सुरक्षित रहते हैं। जब राक्षस चले जाते हैं तो वे बाहर आकर यात्रा जारी रखते हैं। दलदल के पास पहुंचकर वे छड़ियों से जमीन की जांच करते हैं ताकि वे दलदल में फंसने से बच सकें। इस बीच यश का समूह भी इस क्षेत्र में पहुंच जाता है और मारिया को उचित गति से आगे बढ़ने में कठिनाई हो रही है। यश घोषणा करता है कि वे ब्रेक ले रहे हैं और लैला विरोध करती है क्योंकि वह बताती है कि वे अर्बन के निशान खो देंगे, लेकिन यश को परवाह नहीं है। गुस्से में लैला रस्सी का अपना सिरा काट देती है और जाने की कोशिश करती है। जल्द ही यूस्ट उसका पीछा कर रहा है, हालांकि वह ध्यान नहीं दे रहा है और एक दलदल के गड्ढे में गिर जाता है। लैला उस पर हंसती है जबकि वह मदद की गुहार लगाता है और चॉब उसे बचाने पर विचार करता है, लेकिन लैला उसे रोक देती है। वह बताती है कि इरविन राष्ट्रपति के सलाहकार थे और उनके पास इस क्षेत्र के बारे में सभी जरूरी जानकारी है। वे उसे यूस्ट का नहीं, उसका पीछा करना चाहिए। अधिकांश समूह सहमत होते हैं और चले जाते हैं, पर यान यूस्ट को बाहर निकालने में मदद करता है। शाम को इरविन कीड़े पकड़कर कच्चे खाता है। क्रिस्टी से भी खाने को कहता है। क्रिस्टी घृणा महसूस करती है लेकिन खा लेती है। इरविन कहता है उबालने पर वे और खराब लगेंगे। आराम के दौरान इरविन खुलासा करता है कि उसे कैद क्यों किया गया था। लैला सही थी, वह राष्ट्रपति का सलाहकार था और भ्रष्टाचार का खुलासा करते पकड़ा गया। आखिरकार इरविन ने खुद को जानबूझकर आत्मसमर्पण किया, निर्वासन की उम्मीद में। इरविन जानता था कि उसके बिना प्रणाली काम नहीं कर सकती, इसलिए गायब होना इसे नष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होगा। सुविधा में कप्तान को समझ में आता है कि प्रणाली में त्रुटियां आ रही हैं जो संचार उपग्रहों को विफल कर रही है, पर इसे केवल इरविन पुनः प्रारंभ कर सकता है क्योंकि कोड सिर्फ उसे पता है। कुछ समय बाद लैला का समूह दो व्यक्तियों को देखता है और सोचता है कि वे इरविन और क्रिस्टी हैं, लेकिन वे दोनों कैदी होते हैं। वे समूह पर हमला कर देते हैं और मारिया को पकड़ लेते हैं जबकि बाकी भाग जाते हैं। क्रिस्टी उसकी चीखें सुन सकती है और उसे बचाने जाना चाहती है, लेकिन इरविन उसे रोकता है क्योंकि यह खतरनाक है। जैसे ही नरभक्षी उसे पत्थर से मारते हैं, मारिया की चीखें बंद हो जाती हैं। इसके बाद क्रिस्टी उसे वापस लाने का सोचती है, लेकिन इरविन कबूल करता है कि यह वही था। क्रिस्टी उसे एक राक्षस मानती है, पर इरविन बताता है कि कानून के समय किसी ने विरोध नहीं किया, इसलिए जनसंख्या भी उतनी ही खतरनाक है। गुस्से में क्रिस्टी उसे कहती है कि इरविन का विवेक देर से जागा। दोष भावना का सामना करते हुए इरविन चिल्लाना शुरू कर देता है, उम्मीद में कि वह खत्म हो सके। कुछ नहीं होता और इरविन सोचता है कि राक्षस भी उसे नहीं चाहते। इस बीच क्रोधित क्रिस्टी स्वीकार करती है कि कप्तान ने उसे इरविन को मारने के बदले आजादी की पेशकश की थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसी वक्त यस्ट और यान लैला के समूह तक पहुंचते हैं और बदला लेने की तैयारी करते हैं। जैसे ही यस्ट लैला की गर्दन को पकड़ता है, वह सच्चाई बता देती है कि कप्तान ने उसे आजादी का वादा किया था। वैलेंटाइन स्कैनर की मदद से उसके टखने पर ट्रैकर ढूंढता है और यस्ट घोषणा करता है कि इसे काटना होगा। लैला भागने की कोशिश करती है लेकिन गिर जाती है। जब वह मुड़कर देखती है, उसे पता चलता है कि एक जाले जैसा प्राणी उसके पैर को पकड़ रहा है। जमीन से और धागे निकलते हैं और लैला को ढक लेते हैं, जिससे वह हिलने डुलने और सांस लेने में असमर्थ हो जाती है। ट्रैकर कप्तान को संदेश भेजता है कि लैला मर चुकी है और बताता है कि उसके पास एक पुरानी बंदूक है जो दलदली इलाके में काम करेगी। वह इसे लेकर मटियास को भेजता है। यस समूह में वे देखते हैं कि वैलेंटाइन जमीन पर बैग पाता है, जिसका एक काला पदार्थ उसकी शरीर में प्रवेश करके उसे मार डालता है। कुछ समय बाद जॉन क्रिस्टी और एरविन से मिलता है और कहता है कि उसने अपना समूह छोड़ दिया है। एरविन को उस पर शक होता है और तभी उसके सिर पर वस्तु लगती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। जब एरविन जागता है तो पता चलता है कि उसे और क्रिस्टी को बाकी 3 कैदियों ने पकड़ लिया है। यस्ट बताते हैं कि वे सड़ा गुलेल के पास हैं और वहां सुरक्षित पहुंचने के लिए उन्हें योजना की आवश्यकता है। एरविन चाहता है कि क्रिस्टी चली जाए, लेकिन वह इनकार करती है और उसे चूमती है। जस्ट एरविन को कंधे पर बैठाकर एक अधिकारी की तलाश में निकलता है। सड़ा गुलेल में मटियास और 2 अधिकारी पहुंचते हैं और कैदियों को बाहर निकालते हैं। एक कैदी कहता है कि कोई नया नहीं आया है। अचानक एक तीर का हमला होता है, जिससे एक अधिकारी मारा जाता है। मटियास और एक गार्ड कई कैदियों को मार गिराते हैं और आधा कमरा नष्ट हो जाता है। बाहर चोब अकेला घूम रहा है जब सुना देखती है कि विर्ट की शाखाएं उसे घेर रही हैं। अधिकारी शोर सुनकर आता है और 100 वर्ड उस पर हमला करता है और पकड़ DDH लेता है। इस संघर्ष में उसकी बंदूक गलती से चल जाती है और गोली चोब के कंधे में लगती है। इसी बीच येस्ट और एरविन एक गुप्त सुरंग से सड़ा गुलेल में पहुंचते हैं। येस्ट एरविन को छुपाकर मटियास से सौदे की मांग करने जाता है। मटियास अपनी बंदूक देकर सहमति देता है। जब येस्ट एरविन को लाने जाता है तो वह वहां नहीं होता। मैटियास स्कैनर से एरविन की स्थिति जानता है लेकिन साझा नहीं करता। येस्ट खोज शुरू करता है और मैटियास उस पर गोली चलाने की तैयारी करता है, जिसे येस्ट सुन लेता है। येस्ट पहले गोली चलाता है,
लेकिन बंदूक खाली है। मैटियास उसे 2 गोलियों से नीचे गिरा देता है। फिर पर्दे के पीछे अर्बन को खोजने जाता है, लेकिन वहां यान और क्रिस्टी होते हैं। यान को मारने के बाद मैटियास क्रिस्टी को पकड़ता है और अर्बन को बाहर आने की धमकी देता है। तभी चोप बंदूक लेकर चुपके से प्रवेश करता है। अर्बन के साथ मिलकर एक योजना बनाता है। वे छुपकर बाहर आते हैं और अर्बन क्रिस्टी के बदले आत्मसमर्पण का फैसला करता है। मैटियास उसे छोड़ देता है। इससे पहले कि चोब एरविन पर गोली चलाने की सोचता, यस्ट आकर मैटियास को पीछे से सिर में छुरा मार देता है। मरते हुए मैटियास गलती से बंदूक चलाकर क्रिस्टी को मार देता है, लेकिन वह असल गोली नहीं होती। बाद में एरविन यस्ट को धन्यवाद देता है और उसे मैटियास का जहर की कैप्सूल देता है ताकि वह शांति से प्राण त्याग सके। कुछ समय बाद एरविन, क्रिस्टी और चोप द्वीपों तक पहुंचते हैं, जहां फकत समुद्री छोटे द्वीप होते हैं। चोप सोचता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन इरविन को मालूम होता है कि द्वीप हिल रहे हैं। इसका अर्थ है कि वे वास्तविक द्वीप नहीं है, बल्कि दलदल के गलीचे के टुकड़े हैं जो वजन सहने में सक्षम है। तीनों एक द्वीप का चयन करते हैं और अपनी स्वतंत्रता की आशा में अपने डंडों से किनारे से दूर धकेलते हैं। सुविधा में सिस्टम बंद होते समय राष्ट्रपति कप्तान को उसकी विफलता के लिए डांटते हैं। कप्तान इरविन के पीछे एक अधिकारी भेजता है, उसे पकड़ने की कोशिश में। कैदियों के पास चॉप को पता चलता है कि उसका घाव खून बहना बंद नहीं करेगा और जल्द ही मर जाएगा। वह समुद्र में कूदकर अलविदा कहता है, इससे पहले कि एक प्राणी उसे खींच ले जाता है। कुछ घंटे बाद एक विमान में अधिकारी जोड़ी को ढूंढ लेता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कोड के बिना सिस्टम फिर से फेल हो जाता है और विमान महासागर में गिरकर जल्दी से डूब जाता है। दोनों को एहसास होता है कि इरविन की योजना काम कर गई और सरकारी तंत्र नीचे जा रहा है, इसलिए वे जश्न मनाते हैं। उनकी खुशी तब बाधित होती है जब वे आगे एक झरना देखते हैं। इरविन के विज्ञान ज्ञान का उपयोग करके वह और क्रिस्टी द्वीप का उपयोग करके एक कोकून बनाते हैं और पानी उन्हें झरने से नीचे फेंकता है, यह मानते हुए कि वे अपनी सांस रोक सकते हैं। कुछ समय बाद तरंगें दोनों को एक अलग किनारे पर छोड़ देती हैं, जो खाली प्रतीत होता है। इरविन को पता है कि यहाँ एक गुप्त सैन्य सुविधा छिपी हुई है, लेकिन वह पासवर्ड का अंतिम अंक नहीं जानता क्योंकि राष्ट्रपति ने इसे चुना था। इरविन समझता है कि उनके पास केवल 2 प्रयास हैं और गणना करने में लग जाता है, पर क्रिस्टी सलाह देती है कि उसे उस बात पर ध्यान देना चाहिए जो राष्ट्रपति ने कोड दर्ज करने से पहले कही थी। इरविन सहमत होकर पहले गलत कोड दर्ज करता है ताकि सिस्टम की जांच हो सके। फिर वह कोड दर्ज करता है जो राष्ट्रपति की अंतिम कही गई संख्या पर आधारित होता है। इससे पहाड़ पर एक द्वार खुल जाता है। वे अंदर जाते हैं और देखते हैं कि एक विमान तैयार खड़ा है। हालांकि इरविन कहता है कि उसमें सिर्फ एक सीट है, इसलिए क्रिस्टी को अकेले जाना होगा। क्रिस्टी कहती है कि वह उसके बिना नहीं जाएगी क्योंकि वह उसे प्यार करती है और उसे चूमती है। कुछ मिनट बाद युगल विमान में एक साथ जा रहे होते हैं क्योंकि वे सीट साझा कर रहे होते हैं। अंततः वे एक दूसरे ग्रह पर पहुंचते हैं और फ्री वर्ल्ड्स की लीग को XT-59 के सिस्टम की अत्याचारों के बारे में उनके कारण पता चलता है। शांति सेना उस ग्रह के नागरिकों को मुक्त करने के लिए भेजी जाती है और 10 वर्षों में एक नया तंत्र नियंत्रण में आता है, लेकिन यह भी बदतर साबित होता है। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।